यार आपको पता है जब मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स परस्यू कर रही थी और जब एग्ज़ाम्स होते थे तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट जैसे ही होती है वो 3 घंटे का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसके पहले आपको 15 मिनट दिए जाते हैं जहाँ पे आप आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है लेकिन आप सप्लीमेंट्री में कुछ आंसर लिख नहीं सकते हो। तो मुझे गुस्सा आता था कि यार 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन पेपर देने का क्या सेंस बनता है। तो जब मैं क्वेश्चन पेपर रीड कर रही होती थी तो पहला पेज तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते थे कि कुछ आता ही नहीं था। तो जैसे ही पहला पेज, जैसे हम 2-3 क्वेश्चंस पहले पेज पे पढ़ते थे, ऐसा लगता है यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। और बस वो एक पेज पढ़ के मैं, मेरे क्रॉस में फ्रेंड बैठी होती थी, मैं उसको देखती थी, वो मुझे देखती थी और हम एक्सप्रेशन समझ जाते थे कि भाई मज़ा नहीं आ रहा अब तो। तो लेकिन आज जब मैं इस चीज़ को इवैल्यूएट करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी गलत थी। मैं कितना अच्छी तरीके से वो 15 मिनट्स का टाइम यूटिलाइज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने उन 15 मिनट्स को वेस्ट किया डर की वजह से, ओवरथिंकिंग की वजह से, एंग्ज़ायटी की वजह से। जबकि वो 15 मिनट्स बहुत अच्छे से यूज़ किए जा सकते हैं ताकि आपके जो आने वाले 3 घंटे हैं वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ यूटिलाइज़ हो। तो 15 मिनट्स की वैल्यू बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा है। मैंने तो गलती कर दी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलती से कुछ सीखें। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूटिलाइज दीज 15 मिनट्स इन योर एग्जाम्स। ये जो 15 मिनट्स होते हैं वो आपको दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप अपना पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है, वो पूरी तरीके से एनालाइज करो। आप अब आपको एनालाइज में करना क्या है, एनालिसिस किस तरीके से करना है। तो पहले तो आप पूरा पेपर रीड करेंगे। ऑब्वियसली आपको उस पेपर में से कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर आप पहले लिखोगे, कौन सा आंसर आप बाद में लिखोगे। तो बेसिकली यू नीड टू प्रायोरिटाइज द सीक्वेंस ऑफ योर आंसर्स। 4 क्वेश्चंस है तो सेकंड क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप पहले सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, फिर आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये प्रायोरिटाइज करने का काम ये पहले के 15 मिनट्स में आप कर लोगे। अब दूसरी बात, आपको पता होगा कई बारी दो क्वेश्चंस के बीच में ऑप्शन होता है, या तो फिर क्वेश्चन ए होगा, फिर ऑप्शन होगा क्वेश्चन 1A। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ए में आपको मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1A में 5 क्वेश्चन है। इसमें से आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ये आप कब डिसाइड करोगे। तो ये भी आप उन्हीं 15 मिनट्स के टाइम पीरियड में आप डिसाइड कर लोगे। तो मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से आते हैं, आप एटमोस्ट श्योर हो कि भाई यहाँ पे तो मैं अच्छे से लिख सकता हूँ और अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सकता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरे को पढ़ा हुआ तो है लेकिन 100% नहीं आता है। तो मैंने अपने पेपर्स भी एनालाइज किए हैं। जब मैं सीएस के एग्जाम्स देती थी तो मैंने अपने क्वेश्चन पेपर्स जो चेक होके आते थे वो एनालाइज किए थे। मैंने देखा था कि आईसीएसआई बहुत इजीली मार्क्स नहीं देता है। जब आप बहुत अच्छे से कोई चीज़ अटेम्प्ट करते हो ना तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चेकर कि वो लीनियंट चेकिंग कर रहे हैं या फिर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट लाइक 12th एग्जाम्स और बीकॉम एग्जाम्स कि आप कुछ भी लिख लोगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपका प्रोविजन पे बहुत पकड़ होना चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्कोरिंग फुल मार्क्स, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, तो आपको तभी मिलेंगे जब आपका आंसर बिल्कुल क्रिस्प एंड प्रिसाइज होगा। और अगर आपको लगता है कि भले मुझे 3 ही आंसर्स आते हैं लेकिन मेरा आंसर बिल्कुल प्रिसाइज है, बिल्कुल प्रिसीजन के साथ मैं ये आंसर लिखने वाला हूँ, तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर दो 3 आंसर्स जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। उन आंसर्स के लिए ऐसा नहीं सोचने का कि यार 5 तो आते हैं ना, मैं कुछ ना कुछ तो लिख लूंगा, ऐसा हो सकता है वहाँ पे 1 मार्क मिल जाए, 2 मार्क मिल जाए। तो मेरे हिसाब से इतना ईजी नहीं होता है आईसीएसआई के एग्जाम्स में 1 मार्क या 2 मार्क भी सिक्योर करना। आप जानते हो, आपने भी सीएस के एग्जाम्स दिए, आपको पता है किस तरीके की चेकिंग होती है। तो प्रायोरिटाइज करना कि किस सीक्वेंस में आपको आंसर लिखना है, प्रायोरिटाइज करना कि ऑप्शंस वाले आंसर्स में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तीसरी बात जो आती है वो टाइम मैनेजमेंट। मैं जब भी पढ़ाने जाती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपका जो आंसर है ना वो आपको लिखना भी है, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है कि वो आंसर प्रेजेंटेबल लगे, आपका आंसर शीट सुंदर लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप अपने वहाँ पे क्या बोलते हैं आर्ट बनाकर आओ, अपनी क्या बोलते हैं आर्टिस्टिक डिजाइन वहाँ पे बनाकर आओ। ऐसा नहीं होता। जब भी आप आंसर लिखते हो तो योर फोकस
शुड बी आंसर लिखा भी अच्छे से और दिखा भी अच्छे से है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि पीछे आपका पेपर छूट जाए, या फिर आप उसको आपको फटाफट लिखना पड़े, या फिर पीछे की पेपर की प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाए। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप शुरू से ही जैसे ही आप आंसर लिख रहे हो ना, तो आपका स्पीड मेंटेन होना चाहिए। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि स्पीड मेंटेन होगा कि नहीं होगा? तो जर्नली ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए हाफ एन आवर इनफ होता है। मतलब क्वेश्चन 1 अगर आप ले रहे हो, उसके अंदर 5 सब क्वेश्चंस है, तो वो 5 सब क्वेश्चंस आपके 30 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। मैक्स टू मैक्स 35 मिनट, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये दोनों क्वेश्चंस आपके 1 घंटे में खत्म हो जाने चाहिए। तो बेसिकली आपको है ना, आपका जितने भी 3 आवर का एग्जाम है आपका, और उसमें अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चंस है, तो आप डिवाइड कर लो कि भाई एक क्वेश्चन को कितना टाइम अलॉट होने वाला है। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, और उसी टाइम के अंदर आपको आंसर लिखना भी है, आपको उस आंसर की प्रेजेंटेशन भी करनी है, तभी ही आपका जो पेपर है वो खत्म हो पाएगा। और पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करिए। मान लीजिए अब ऐसा भी होता है कि कई बार टाइम मैनेजमेंट पीछे छूट जाता है, जब हमको कोई आंसर नहीं आता है तो हम खो जाते हैं यार, सोचने में पड़ जाते हैं कि चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं, चलो सोचते हैं सोचते हैं। अब उस सोचने में क्या होता है, पीछे वाला पेपर आपका छूट जाता है, तो आपको कोई आंसर याद नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सा प्रोविजन आने वाला है, तो उसको वहां पर छोड़ दो, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको एक्चुअली अच्छे से आते हैं, ठीक है? फिर लास्ट में एक टाइम अलॉकेट कर दो कि भाई जो नहीं आते ना क्वेश्चंस, उसके लिए हाफ एन आवर मैं रख लूंगा। तो 2.5 घंटे में आपको जो आता है ना वो कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है? अब दूसरी बात, अगर आप कोई सीक्वेंस, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ऐसे सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप अपने सीक्वेंस में लिख रहे हो, पहले थर्ड क्वेश्चन किया, फिर फोर्थ क्वेश्चन किया, फिर सेकंड क्वेश्चन किया, तो जब हम आंसर अपनी लास्ट में सप्लीमेंट्री चेक करते हैं ना कि हमने कौन से आंसर्स अटेम्प्ट किए, कौन से नहीं अटेम्प्ट किए, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अटेम्प्ट किया है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया है। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना है, तो आप क्या करिए, अगर आपने क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर दिया ना, तो टिक कर दीजिए कि क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर दिया है। मान लीजिए अगर आपको उस क्वेश्चन 3 में से क्वेश्चन 1 नहीं आता था, इसलिए आपने सोचा कि अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन पेपर में पी लिख दीजिए, पेंडिंग। जैसे आप लास्ट में आपको याद है कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन लिखना बाकी है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक प्रो टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि कभी भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए ना, तो आप डरिए मत। हम ना हड़बड़ाहट में फटाफट क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं, फिर हमको ऐसा लगता है यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। हमने सब पढ़ा हुआ होता है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से हम कुछ टाइम के लिए, हमारा जो माइंड है वो ब्लैंक हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो आपके साथ ऐसा नहीं हो, तो आप नर्वस नहीं हो, आप शांत रहिए, काम रहिए, आपको धीरे धीरे सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट।